बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 आंतरिक व्यापार पर चर्चा करूंगा। इसके बिंदु फुटकर व्यापार, स्थायी दुकानदार पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। फुटकर व्यापार, स्थायी दुकानदार। देखिए, पिछले वीडियो में हमने फुटकर व्यापार के प्रकारों को देखा था। दो भागों में इसे बांटा जाता है। भ्रमणशील फुटकर विक्रेता, जिसके अंतर्गत फेरी वाले, सावधिक बाजार व्यापारी, पटरी विक्रेता, सस्ते दर की दुकान को हमने विस्तार से देखा था। आज हम स्थायी दुकानदार के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत छोटे दुकानदार और बड़े स्थायी फुटकर विक्रेता शामिल होते हैं। देखिए, छोटे दुकानदारों में जनरल स्टोर, विशिष्टीकृत भंडार, गली में स्टॉल, पुरानी वस्तुओं की दुकान, एक वस्तु के भंडार आते हैं। और बड़े स्थायी फुटकर जो दुकानदार हैं, इनमें विभागीय भंडार, श्रृंखला भंडार अथवा बहुसंख्यक दुकानें सम्मिलित होती हैं। आज हम इन्हें विस्तार से देखते हैं। आइए, स्थायी दुकानदार। देखिए, ये फुटकर विक्रेता का ही एक रूप है, लेकिन इनके विक्रय के लिए स्थायी रूप से संस्थान होते हैं। इनका एक निश्चित स्थान होता है, एक दुकान होती है, एक निश्चित बिल्डिंग में या एक निश्चित स्थान पर ये अपना कार्य करते हैं। आपके आसपास कई दुकानें हैं, वो स्थायी हैं, वहाँ पर लंबे समय तक वो व्यापारी अपना व्यापार करेगा। ये अपने ग्राहकों के लिए जगह जगह नहीं घूमते, और ये जो दुकानदार होते हैं, ये अपने ग्राहकों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमते। इनके ग्राहक इन तक पहुँचते हैं। हम सामान लेने जाते हैं तो किसी न किसी दुकान पर जाते हैं। दुकानदार हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि उसकी स्थायी दुकान है, तो हम उसके पास सामान लेने उसकी दुकान पर पहुंचते हैं। परिचालन आकार के आधार पर स्थायी दुकानदार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, छोटे दुकानदार और बड़े फुटकर विक्रेता, बड़े दुकानदार। आइए इन्हें विस्तार से देखते हैं। छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता, पहला आता है जनरल स्टोर। देखिए, हमारे आसपास कई सारे जनरल स्टोर हैं, और इन्हें जनरल स्टोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दुकानों पर हर प्रकार का सामान आपको मिल जाएगा। खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टेशनरी के कुछ आइटम भी मिल जाएंगे, पेन पेंसिल भी मिल जाएगी, बच्चों के टॉफ़ियाँ भी मिल जाएंगी, चॉकलेट भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ दुकानों पर दूध भी उपलब्ध हो जाता है, कुछ दुकानों पर आपको अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती है। तो ये जो जनरल स्टोर होते हैं, इनमें कई प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर हमें उपलब्ध हो जाती हैं। ये स्थानीय बाजार एवं आवासीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं, हमारे आसपास ही ये स्थित होते हैं। उपभोक्ताओं की प्रतिदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की बिक्री करते हैं, जैसे परचूनी की वस्तुएं, आटा, दाल, चावल, तेल, चाय, चीनी इत्यादि। और पेय पदार्थ, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाते हैं। कई तरीके के कोल्ड ड्रिंक्स ये अपनी दुकानों पर रखते हैं। तो ये जो उपभोक्ता के प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, ये उसके आसपास ही जनरल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सुविधाजनक समय तक खुले रहते हैं। वह अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा भी देते हैं। देखिए, सुविधाजनक समय तक खुले रहते हैं, देर रात तक ये खुले रहते हैं। ग्राहक के लिए ये सुबह जल्दी खोल देते हैं और शाम तक, रात तक ये अपनी दुकानों को खुला रखते हैं। साथ ही जो नियमित रूप से इनकी दुकानों पर पहुंचते हैं, जो नियमित रूप से इनसे खरीदारी करते हैं, उनको ये उधार की सुविधा भी देते हैं। नियमित ग्राहकों को ऐसा नहीं है कि हम पहली बार गए और हमने उधार मांग लिया तो ये उधार नहीं देंगे। अगर हम नियमित रूप से उसी दुकान से सामान लेते हैं, सामग्री क्रय करते हैं, तो हमें उधार की सुविधा भी प्राप्त होती है। विशिष्टीकृत भंडार। देखिए, आपने अपने आसपास कई ऐसी दुकानें देखी होगी जहां जूते मिलते हैं, जहां घड़ियां मिलती है, जहां पर रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। तो ये क्या है? विशिष्टीकृत भंडार हैं। उस दुकान पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शूज़ मिलते हैं, आपको कई सारे अलग अलग कंपनियों के
ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी का, ये तीसरी कंपनी का, अलग अलग कंपनियों के वहाँ पर शूज़ उपलब्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार रेडीमेड गारमेंट्स है, रेडीमेड कपड़े हैं, तो वहाँ पर भी 1 2 3 4 कई अलग अलग कंपनियों के रेडीमेड गारमेंट्स आपको तैयार मिलेंगे। तो इस प्रकार की ये जो दुकानें होती है इन्हें विशिष्टीकृत भंडार कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करते हैं और ये उनमें विशेषज्ञ होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ये रखते हैं। जैसे केवल बच्चों के सिले सिलाए वस्त्र बेचने वाली दुकानें, या फिर पुरुषों के वस्त्र, महिलाओं के जूते, खिलौने, उपहार की वस्तुएं, स्कूल यूनिफॉर्म इत्यादि। वहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म मिल रही है तो सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म से ही आपको वहाँ उपलब्ध होंगी। आपको वहाँ पर खिलौने, अगर खिलौनों की दुकान है तो वहाँ पर खिलौने ही मिलेंगे, कई तरीके के खिलौने आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। उपहार की दुकानें हैं तो उपहार की कई सारी सामग्रियाँ वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार ये विशिष्टीकृत भंडार भी हमारे आसपास मुख्य जगहों पर देखने को मिलते हैं। विशेष वस्तुओं की दुकानें साधारणतया केंद्रीय स्थल पर स्थित होती है। देखिए केंद्रीय स्थल यानी मुख्य स्थल, मेन मार्केट में ये स्थित होती हैं, मुख्य बाजारों में ये हमको मिल जाती हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं, जहां पर आसानी से ग्राहक पहुंचते रहते हैं। ये ग्राहकों को वस्तुओं के चयन का भारी अवसर प्रदान करते हैं। आप खिलौने की दुकान में जाइए, वहां पर कई तरीके के आपको खिलौने मिलेंगे, तो हमें चयन का अवसर वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। जूते की दुकान में हम जाते हैं जूते खरीदने, तो वहाँ पर वह हमें कई ब्रांड के जूते दिखाता है, तो ये हमारे को चयन के अवसर प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, गली में स्टॉल। देखिए ये गली में स्टॉल होते हैं, टेबल कुर्सी लगाकर ये गली के कॉर्नर पर या मुख्य बाजार में बैठे रहते हैं। ये गली के मुहाने पर या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में होते हैं और इन पर क्या मिलते हैं, होजरी की वस्तुएं, खिलौने, सिगरेट, पेय पदार्थ आदि सस्ती वस्तुएं ये बेचने का कार्य करते हैं। ग्राहक को उसकी आवश्यकता की वस्तु सुगमता पूर्वक सुलभ कराना ही इनका मुख्य काम होता है। ये गली के किनारों पर, कोनों पर स्टॉल लगा कर रखते हैं और लंबे समय तक वहां पर उसी स्टॉल पर अपने सामग्री बेचते रहते हैं और ग्राहक को आसानी से सामान उपलब्ध कराने का ये कार्य करते रहते हैं। पुरानी वस्तुओं की दुकानें। देखिए ये जो पुरानी वस्तुओं की दुकानें होती हैं, यहाँ पर रीयूज्ड वस्तुएं हमें उपलब्ध हो जाती है। मेरे पास कोई पुस्तक है, ये मेरे पास कोई पुस्तक है, मैंने इस वर्ष इसका अध्ययन कर लिया है, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं इसे क्या करूँगा, किसी ऐसी दुकान पर बेच दूंगा और चूंकि ये महत्वपूर्ण किताब है तो इसे कोई अन्य व्यक्ति इस पुस्तक को क्या करेगा, खरीद लेगा और वहाँ पर इसके उसे कम दाम देने पड़ेंगे, कम मूल्य में उसे यह पुस्तक मिल जाएगी। मैंने तो नहीं खरीदी थी, पूरा मूल्य दिया था, लेकिन चूंकि अब दोबारा से वह बिक रही है तो कम मूल्य पर वह उपभोक्ता को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार गाड़ियां हैं, जो सेकंड हैंड गाड़ियां होती है वो भी इस प्रकार की दुकानों पर मिलती हैं। आइए देखें, ये दुकानें पुरानी वस्तुओं अर्थात पहले ही उपयोग की गई वस्तुओं की बिक्री करती है, जैसे कि पुस्तकें, कपड़े, मोटर कारें, फर्नीचर एवं अन्य घरेलू सामान। हमारे घर में फर्नीचर है, हमने रिनोवेशन करवाया तो पुराना फर्नीचर हम बेचते हैं, तो ऐसे जो दुकानदार होते हैं ये हमारा पुराना फर्नीचर खरीद लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा चमकाया और उन्हें पुनः बेचने के लिए मार्केट में उपलब्ध करा देते हैं। सामान्य आय वाले लोग ही इन्हें खरीदते हैं, जो कम पैसा खर्च करना चाहते हैं वे लोग ही इन्हें खरीदते हैं। पुरानी वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें गली के मुहाने पर या अधिक चहल पहल वाली गली में होती है। वैसे तो ऐसी जो दुकानें होती है इनका एक अलग ही मार्केट स्थापित होता है, जहां पर पुरानी आपको खूब सारी दुकानें ऐसी सामग्री बेचते हुए मिल जाएंगी। तो ये क्या है, चहल पहल वाले इलाकों में ही अपनी दुकानें स्थापित करते हैं। अगला बिंदु है एक वस्तु के भंडार। देखिए
आपने अपने आसपास इस प्रकार के कई भंडार देखे होंगे जहां पर एक ही श्रेणी की वस्तुओं का विक्रय होता है। यह वह भंडार होते हैं जो एक ही श्रेणी की वस्तुओं का विक्रय करते हैं, जैसे घड़ियां, जूते, कारें, टायर, कंप्यूटर, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि। वहां पर इन्हीं से संबंधित खूब सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। कई सारी जो सामग्रियां हैं उनमें से आप आसानी से चयन कर सकते हैं। यह भंडार एक ही श्रेणी की अनेकों प्रकार की वस्तुएं रखते हैं तथा केंद्रीय स्थल पर स्थित होते हैं। वही मुख्य बाजारों में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। मेन मार्केट में ये दुकानें होती हैं। एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी फर्म के रूप में ये चलाए जाते हैं। एक वस्तु के भंडार भी एकल स्वामित्व के रूप में चलाए जाते हैं या साझेदारी की फर्मों के रूप में इनका संचालन किया जाता है। स्थायी दुकानें बड़े पैमाने के भंडार गृह, जिसमें पहला आता है विभागीय भंडार। देखिए, विभागीय भंडार बहुत बड़े क्षेत्र में स्थित होता है। एक ही छत के नीचे आपको हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो जाए, वह कार्य विभागीय भंडार द्वारा किया जाता है। इसे विभागीय भंडार क्यों कहते हैं? एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये स्थित होती हैं और इसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग बने होते हैं। बच्चों के खिलौने भी आपको अलग विभाग में मिल जाएंगे। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए तो उसके लिए अलग विभाग होगा। आपको खाने पीने की आइटम चाहिए तो वो आपको अलग विभाग में उपलब्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको तेल, आटा, दाल, चावल इस प्रकार की कुछ चाहिए तो वो मिल जाएंगे। आपको कपड़े चाहिए पुरुषों के, वो अलग सेक्शन होगा। महिलाओं के कपड़ों के लिए अलग सेक्शन होगा। इस प्रकार से अलग अलग विभागों के अंदर यहाँ पर सामग्रियाँ रखी होती है। आपके पास चयन के बहुत अवसर होते हैं और ये कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी उपभोक्ताओं को देते हैं। यहाँ पर जलपान गृह की व्यवस्थाएं भी होती है और साथ ही साथ टेलीफोन बूथ भी होते हैं, विश्राम गृह भी यहाँ पर होते हैं। आइए इसे देखते हैं। विभागीय भंडार एक बड़ी इकाई होती है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री करती है। देखिए, विभिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ पर बिकने के लिए रखे होते हैं। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सेक्शन इनके बने होते हैं जिनमें अलग अलग उत्पाद रखे होते हैं। आइए, जिन्हें निश्चित विभागों में बांटा गया होता है, जिनका उद्देश्य ग्राहक की लगभग प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एक ही छत के नीचे करना है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो ग्राहक है उसकी आवश्यकता की पूर्ति एक ही छत के नीचे हो जाए। उसे खिलौने खरीदने हैं वो भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाए, खाने पीने की कोई चीज़ खरीदनी है वो भी वहाँ उपलब्ध हो जाए, उसको पहनने के कपड़े भी वहाँ उपलब्ध हो जाएं, उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएं। ये व्यवस्था इनके द्वारा एक ही छत के नीचे की जाती है। इनकी क्या विशेषताएं हैं देखिए। विभागीय भंडार जलपान गृह, टेलीफोन बूथ, विश्राम गृह आदि सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये उच्च श्रेणी के ग्राहकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं, जिनके लिए मूल्य द्वितीय महत्व की बात होती है। देखिए, चूंकि ये कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं तो सीधी सी बात है अपनी वस्तुओं का मूल्य इनको बढ़ाना भी पड़ता है। और ऐसे लोगों पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं जो वस्तु के मूल्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो वस्तु की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही साथ इन सुविधाओं का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे लोगों पर इनका ध्यान केंद्रित होता है। ये भंडार साधारणतया शहर के केंद्र में स्थित होते हैं जहां बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। जहां पर बड़ी संख्या में ग्राहक क्या करते हैं, पहुंच पाते हैं। शहर के केंद्रीय स्थानों पर, मुख्य स्थानों पर ये होते हैं जहां पर एक उपभोक्ता आसानी से पहुंचने का कार्य कर सकता है, पहुंच पाता है। आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, मेट्रो का नाम सुना होगा, ये इसी प्रकार के भंडारों के अंतर्गत आते हैं। ये भंडार संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में होते हैं और इनका प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। ये संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में होते हैं और इनके प्रबंधन का कार्य एक निदेशक मंडल करता है। वह अलग अलग शहरों में
जो उसके स्टोर स्थापित हैं, इस प्रकार के विभागीय भंडार स्थापित हैं, उनके लिए एक प्रबंधक नियुक्त करता है। एक वहाँ पर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो कि इस भंडार का क्या करेगा, प्रबंधन का कार्य करेगा। ये प्रबंधक एक भंडार का कार्य देखेगा। अब इसके नीचे जब जितने विभाग होते हैं, उन विभागों के लिए अलग अलग विभाग के अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं जो कि इस प्रबंधक के अंतर्गत कार्य करते हैं। विभागीय भंडार ये माल सीधे उत्पादक से खरीदते हैं तथा इनके अपने अलग भंडार गृह होते हैं। देखिए, अब जो ये विभागीय भंडार हैं, ये क्या करते हैं, उत्पादक से सीधे माल को खरीद कर लाते हैं और अपने भंडार गृहों में एकत्र करते हैं। इससे इन्हें वो जो वस्तुएं हैं वो सस्ते मूल्य पर प्राप्त हो जाती है। ये उत्पादक एवं ग्राहकों के बीच के अनावश्यक मध्यस्थों को समाप्त करते हैं और जो ग्राहकों और उत्पादक के बीच में जो मध्यस्थों की एक कड़ी होती है उसको ये समाप्त करने का कार्य करते हैं। अगला है, इनमें माल के क्रय की केंद्रीय व्यवस्था होती है। देखिए, ये जो भंडार होते हैं, इनमें माल को खरीद करने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था होती है। जो भी माल खरीदा जाएगा, चाहे वह किसी भी विभाग के लिए खरीदा जाए, वह एक साथ एक ही स्थान से खरीदा जाएगा। वो एक ही स्थान पर खरीदा जाता है। ये नहीं है कि अलग अलग विभाग अपने हिसाब से माल को क्रय करें। सारा ऑर्डर एक जगह आएगा और फिर एक साथ खरीद की जाती है। विक्रय विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाता है और उनका जो बेचान होता है वो अलग अलग विभागों के अंदर किया जाता है। आपने ऐसे भंडारों में ये भी देखा होगा कि जब हम बाहर निकलते हैं, वहीं पर बिलिंग काउंटर बने होते हैं, वहीं पर एक साथ हम क्या करते हैं, बिल कटवाते हैं, अपना पैसा उनको देते हैं। तो ये क्या होता है, केंद्रीय व्यवस्था होती है क्रय की। इसी प्रकार बिलिंग की भी एक ही केंद्रीय व्यवस्था भी होती है। आगे देखते हैं बच्चों, विभागीय भंडारों के लाभ। अब इनके क्या लाभ हैं? देखिए, पहला लाभ तो ये होता है बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करना। चूंकि ये मुख्य स्थानों पर स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्राहक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ये भंडार सामान्यतः केंद्रीय स्थलों पर स्थित होते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में ग्राहक यहाँ पर आते हैं। तो एक तो ये है कि ये बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनमें हर प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। क्रय करना सुगम। विभागीय भंडार एक ही छत के नीचे बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करते हैं। आपको वहाँ पर स्टेशनरी का सामान भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिल रहे हैं, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही है। तो सारी चीज़ें जब एक ही छत के नीचे मिलती है तो उपभोक्ता के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। इससे ग्राहकों को आवश्यकता पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागना नहीं पड़ता। वह एक स्थान पर जाकर ही सभी वस्तुओं को क्या कर लेता है, क्रय कर लेता है, सभी वस्तुओं को खरीद सकता है। उसे जो भी आवश्यकता की वस्तु है वह एक ही स्थान पर मिल जाती है। आकर्षक सेवाएं। देखिए, ये जो विभागीय भंडार होते हैं, ये वस्तुओं की घर पर सुपुर्दगी का कार्य भी करते हैं। विश्राम गृहों की यहाँ व्यवस्था होती है। टेलीफोन बूथ, जलपान गृह आदि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ये अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करते हैं। इसके कारण, इन आकर्षक सेवाओं के कारण भी लोग इनकी ओर बहुतायत में आकर्षित होते हैं और यहाँ पर जाकर खरीदारी करने का कार्य करते हैं। बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ। देखिए, चूंकि ये उत्पादक से खरीदते हैं, साथ ही बड़ी मात्रा में एक साथ ये सामग्री खरीदते हैं, तो इनकी जो लागत हो जाती है वो कम होती है। ये बड़े पैमाने पर वस्तुओं को बेचने के लिए उत्पादक से क्रय करते हैं, उत्पादक से वस्तु को खरीदते हैं, जिससे इन्हें बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ मिलते हैं। इनकी लागत कम हो जाती है, खर्चे कम हो जाते हैं, जिससे इनका लाभ बढ़ता है।
विक्रय में वृद्धि, विभागीय भंडार काफी धन विज्ञापन पर खर्च करते हैं, विज्ञापन एवं अन्य संवर्धन क्रियाओं पर व्यय करते हैं, जिससे उनकी बिक्री में वृद्धि होती है। आप अपना न्यूज़पेपर उठाइए, आप उसमें देखेंगे कि कई पेजों पर ऐसे ही विभागीय भंडारों के विज्ञापन उस पे होते हैं। वहाँ पर कहीं पर आपको 5% छूट मिलेगी, कहीं पर आपको 2% छूट मिलेगी, कहीं पर एक के साथ एक फ्री का ऑफर भी मिलेगा। या फिर वहाँ पर ऐसा भी होता है कि 10,000 रुपये से अधिक की सामग्री खरीदने पर आपको ये सुविधा दी जाएगी। तो ये जो विक्रय संवर्धन के कार्य होते हैं, ये जो विज्ञापन इन कंपनियों के, इन विभागों के द्वारा किए जाते हैं, विभागीय भंडारों द्वारा किए जाते हैं, उससे भी उपभोक्ता इनकी ओर आकर्षित होते हैं। विभागीय भंडार की सीमाएं देखिए, यहाँ कुछ सीमाएं भी है, कुछ कमियां भी इन भंडारों की है। पहली कमी तो क्या है? व्यक्तिगत रूप से ध्यान का अभाव। एक एक व्यक्ति पर, एक एक ग्राहक पर ध्यान दिया जाना संभव नहीं होता। बड़े पैमाने पर क्रियाओं के कारण ग्राहकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना कठिन हो जाता है। एक एक ग्राहक पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। उच्च परिचालन लागत। विभागीय भंडार अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करते हैं। ये कई प्रकार की आकर्षक सुविधाएं उपभोक्ता को प्रदान करते हैं और उन पर अधिक जोर देते हैं, इसलिए इनकी परिचालन लागत भी अधिक होती है। इसलिए इनका क्या है, उन सेवाओं के कारण से खर्चा भी बढ़ता है। इन खर्चों के कारण वस्तुओं का मूल्य भी अधिक होता है और इसके कारण ये क्या करते हैं, उस खर्च को कहाँ से वसूल करेंगे? वस्तुओं के दाम बढ़ाने के द्वारा वसूल करेंगे, जिससे वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाता है, वस्तुएं अधिक महंगी यहां से हमें प्राप्त होती हैं। अगला है हानि की संभावना अधिक। देखिए, इन विभागीय भंडारों में परिचालन की ऊंची लागत होती है, क्योंकि ये कई प्रकार की आकर्षक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिससे इनकी लागत बढ़ती है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर कार्य करने के कारण इन विभागीय भंडारों में हानि होने की जो संभावना है वह क्या होती है, अधिक होती है। ग्राहक आते हैं, वो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं, जिससे कई बार वस्तुओं का नुकसान भी होता है। साथ ही साथ जब बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीदी जाती है तो उनमें क्षति होने का, उनकी छीजत होने का, खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। असुविधाजनक स्थिति। ये शहर के केंद्र में स्थित होते हैं। देखिए, ये क्या होते हैं, केंद्रीय स्थान पर स्थित होते हैं, इसलिए जब किसी वस्तु की अचानक आवश्यकता होती है तो ग्राहक इन तक नहीं पहुंच पाता। मान लीजिए मेरे घर पर किसी टूथपेस्ट की आवश्यकता है, आज टूथपेस्ट खत्म हो गया मॉर्निंग में, अब तुरंत आवश्यकता है, तो मैं एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए 10 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर ऐसे विभागीय भंडार पे नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अपने आसपास जो जनरल स्टोर है वहीं जाकर टूथपेस्ट लेकर आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से जब भी तुरंत आवश्यकता होती है तो यहां से खरीदना आसान नहीं होता, क्योंकि ये केंद्रीय स्थानों पर ही स्थित होते हैं। श्रृंखला भंडार अथवा बहुसंख्यक दुकानें, इन्हें विशिष्टीकृत भंडार भी कहा जाता है। देखिए, श्रृंखला भंडार, चेन स्टोर जिसे बोलते हैं, मल्टीपल स्टोर भी कई कई जगह इन्हें कहा जाता है। ये क्या होते हैं? देखिए, एक उत्पादक है या कंपनी है, उसने अपना कोई ब्रांड बनाया और फिर वो क्या करती है, अलग अलग शहरों में या एक ही शहर में कई जगह अपने ब्रांड बेचने के लिए अपनी दुकानें स्थापित कर लेती हैं। जैसे आपने एक बहुत ही चर्चित नाम सुना होगा, बाटा। बाटा की कई दुकानें आपको मिल जाएगी। बाटा का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है, लेकिन आपको जयपुर में या किसी भी अन्य शहर में आपको इसके कई सारे शोरूम मिल जाएंगे। इसी प्रकार रेमंड्स का नाम आपने सुना होगा, इसके भंडार भी आपको आपके आसपास देखने को मिल जाएंगे। इन भंडारों में होता क्या है, इन भंडारों में इन्हीं कंपनियों के उत्पाद आपको मिलते हैं। इनके द्वारा बनाए गए जो भी विभिन्न उत्पाद हैं वो आपको उस स्टोर पर उपलब्ध हो जाते हैं। आइए देखते हैं, इस व्यवस्था में एक जैसी दिखाई देने वाली कई दुकानें देश के विभिन्न भागों में
विभिन्न स्थानों पर खोली जाती हैं। एक जैसी दिखाई देने वाली जो दुकानें होती है वो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग स्थानों पर दिखाई देती है, जिनका स्वामित्व एवं परिचालन उत्पादनकर्ता या मध्यस्थ करते हैं। या तो उत्पादनकर्ता करेगा या उनके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ इनका क्या करते हैं, परिचालन करते हैं, इनको चलाते हैं। इन दुकानों पर मानकीय एवं ब्रांड की वस्तुएं ही बेची जाती है। इन दुकानों पर जो ऐसी दुकानें होती हैं, जो ऐसे श्रृंखला भंडार होते हैं, वहाँ पर एक ब्रांड की वस्तुएं ही बेची जाती है, एक स्टैंडर्ड की वस्तुएं ही बेची जाती है। हर ब्रांड की वस्तुएं एक साथ लाकर नहीं बेची जाती। श्रृंखला भंडार की विशेषताएं, अब इनकी क्या विशेषता है देखिए। इनकी प्रमुख विशेषता है बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित होती हैं। ये जहां अधिक जनसंख्या रहती है, जहां अधिक लोग निवास करते हैं, वहां पर ये ऐसी दुकानें खोल दी जाती हैं। इनकी भावना ग्राहकों को उनके आवास अथवा कार्यस्थल के समीप सेवाएं प्रदान करना है। आपने रेमंड्स की दुकान हर क्षेत्र में देखी होगी। आपने ऐसे स्टोर अपने आसपास जो भी बड़े मार्केट हैं वहां पर देखे होंगे। तो किसी न किसी विशेष ब्रांड का शोरूम वहां पर इस प्रकार से स्थापित होता है। सभी फुटकर इकाइयों के लिए उत्पादन अथवा क्रय करना मुख्यालय में केंद्रित होता है। देखिए सारा काम कहाँ होता है, मुख्यालय में। खरीदने का काम, चाहे उत्पादन का काम हो या क्रय करने का काम हो, ये किसके द्वारा किया जाएगा, एक ही स्थान से किया जाएगा। मुख्यालय खरीदेगा और अपनी जितनी भी ये शाखाएं हैं, जितनी भी ये श्रृंखला भंडार हैं, वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। इन भंडारों के परिचालन व्यय में बचत हो जाती है। इससे इनको क्रय करने की आवश्यकता नहीं रहती। अलग अलग भंडार क्रय नहीं करता है, उनका खर्चा भी बचता है। दुकान का प्रबंधन एक शाखा प्रबंधक करता है जो कार्यों की देखरेख करता है। अब काम को करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक प्रबंधक नियुक्त किया जाता है। और ये प्रबंधक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये स्वामी के द्वारा किया जाता है, या फिर जिसने वो भंडार खोला है, जो उसका जो जैसे फ्रेंचाइजी ली है, मध्यस्थ है, तो उसके द्वारा प्रबंधन का कार्य किया जाता है। मुख्यालय ही सभी शाखाओं का नियंत्रण करता है तथा नीति निर्धारण कर उनका क्रियान्वयन कराता है। शाखा कैसी चलेगी, ये जो श्रृंखला भंडार हैं ये कैसे चलेंगे, किस नीति पर कार्य करेंगे, ये सारा निर्धारण मुख्यालय द्वारा ही किया जाता है। मुख्यालय ही बताएगा कि आपके भंडार को इस प्रकार से संचालित किया जाना है। नीतियों का निर्धारण भी मुख्यालय द्वारा ही किया जाता है, साथ ही उनका क्रियान्वयन भी मुख्यालय ही करवाता है। वस्तुओं का मूल्य एक ही होता है। आप किसी भी दुकान पर चले जाइए, इन ब्रांड्स की जो दुकानें होती है उन पर आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो आपको हर वस्तु का मूल्य समान ही मिलेगा और नकद में ही वो विक्रय करते हैं। सभी विक्रय नकद होता है, कैश में ही लेन देन किया जाता है, उधार की सुविधा नहीं दी जाती है। प्रधान कार्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति करता है जो ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, प्रधान कार्यालय की नीतियों का सम्मान आदि का निरीक्षण करता है। समय समय पर इनका ऑडिट मुख्यालय द्वारा निरीक्षक नियुक्त करके करवाया जाता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है ये किस प्रकार की गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, साथ ही जो नीति बनाई गई है मुख्यालय द्वारा उसका पालन किया भी जा रहा है या अपनी मनमर्जी से वहां पर उत्पाद बेचे जा रहे हैं, इसका निरीक्षण समय समय पर करवाया जाता है। ऐसी वस्तुओं के व्यापार करते हैं जिनकी बिक्री बड़ी मात्रा में हो, साथ ही पूरे वर्ष भर उनका एक समान बिक्री होती रहे, ऐसी वस्तुओं की ये बिक्री करते हैं। ऐसे श्रृंखला भंडार ज़्यादा चलते हैं जिन पर वर्ष भर ग्राहक आते रहते हैं, जहां पर बिक्री लगातार होती रहती है। रेमंड्स के शोरूम, नरूला, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा किंग की फास्ट फूड श्रृंखलाएं आदि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। आपने अपने क्षेत्रों में मैकडॉनल्ड्स की दुकानें देखी होंगी, पिज़्ज़ा किंग की देखी होंगी, रेमंड्स के शोरूम देखे होंगे। यहाँ पर निरंतर ग्राहक आते रहते हैं।
अब इनके क्या लाभ हैं, देखिए श्रृंखला भंडार के क्या लाभ हैं। बड़े पैमाने की मितव्ययता और बचत। क्यों? क्योंकि एक केंद्रीयकृत प्रणाली के द्वारा, एक मुख्यालय द्वारा क्रय का कार्य किया जाता है और उत्पादन किया जाता है। या तो क्रय किया जाएगा या फिर उत्पादन किया जाएगा। इससे बहुसंख्यक दुकानों के संगठन को बड़े पैमाने की मितव्ययता का लाभ मिलता है। अलग अलग दुकान यदि कोई वस्तु को क्रय करेगी तो इनकी लागत बढ़ेगी, लेकिन इनके स्थान पर सारा क्रय करने का काम कौन कर रहा है? मुख्यालय कर रहा है। जब एक ही स्थान से बहुत अधिक सामग्री क्रय होगी या फिर उत्पादन किया जाएगा तो उस पर लागत कम आएगी। मध्यस्थ की समाप्ति, देखिए इनके द्वारा सीधे ग्राहकों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए अनावश्यक जो मध्यस्थ होते हैं उनकी समाप्ति होती है। इसी ने तो क्रय किया, इसी ने उत्पादन किया, खुद उत्पादन कर रहे हैं, खुद का ब्रांड बना रहे हैं और उसको अपने ही शोरूम, अपने ही श्रृंखला भंडारों से बेच रहे हैं, तो मध्यस्थ बीच में से गायब हो जाते हैं। इस प्रकार मध्यस्थों की समाप्ति के कारण भी लाभ प्राप्त होता है। कोई अशोध्य ऋण नहीं, चूंकि इन भंडारों पर माल का नकद विक्रय किया जाता है, उधार बिक्री नहीं होती, इसलिए किसी भी प्रकार का अशोध्य ऋण नहीं रहता, इससे कोई हानि नहीं होती। अशोध्य ऋणों के रूप में कोई भी हानि इन भंडारों को नहीं होती है। बच्चों अगला बिंदु है वस्तुओं का हस्तांतरण। देखिए एक स्थान पर, यहां पर और यहां पर, ये दो दुकानें हैं एक ही कंपनी की, मान लीजिए बाटा की ही दुकानें हैं। अब यहां पर सामान पड़ा हुआ है बहुत सारा, यहां पर मांग आ गई, यहां पर क्या है, मांग अधिक हो रही है, तो आसानी से यहां से सामान इस जगह पर पहुंचा दिया जाता है। तो जो ये वस्तुओं का हस्तांतरण होता है ये बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसलिए आवश्यकता वाले स्थानों पर वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यदि वस्तुओं की एक स्थान पर मांग नहीं है तो उन्हें उस क्षेत्र में भेज दिया जाता है जहां उनकी मांग है। निष्क्रिय स्टॉक की संभावना कम हो जाती है, इसलिए जो यहां निष्क्रिय स्टॉक था उसकी संभावना क्या है, कम हो गई है, क्योंकि मांग की जगह पर उसे भेज दिया गया है। जोखिम का बिखराव। देखिए इन श्रृंखला भंडारों में क्या होता है, यदि एक दुकान में नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, और दूसरी दुकान में लाभ हो रहा है, तो कुल जो नुकसान है उसकी क्या है, भरपाई हो जाती है। आइए देखें, एक दुकान की हानि की पूर्ति दूसरी दुकानों के लाभ से हो जाती है, जिससे संगठन के कुल जोखिम कम हो जाती है। संगठन की जो जोखिम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। निम्न लागत। क्रय का केंद्रीयकरण, एक ही स्थान से क्रय करना। मध्यस्थों की समाप्ति। केंद्रीय बिक्री संवर्धन एवं अधिक बिक्री के कारण बहुसंख्यक दुकानों का व्यापार कम लागत पर होता है, क्योंकि विज्ञापन भी किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यालय द्वारा ही करवाया जाएगा, केंद्रीय संस्था द्वारा ही किया जाता है, इसलिए अन्य इकाइयों को विज्ञापन करने की आवश्यकता भी नहीं होती। साथ ही साथ मध्यस्थ समाप्त हो जाते हैं और ऐसे उत्पादों के इन भंडार होते हैं जहां पर बिक्री अधिक होती है, जिन सामग्रियों की बिक्री अधिक होती है। इससे इनका जो व्यापार है वो कम लागत में चलता है। आगे देखते हैं बच्चों, लोचपूर्णता। देखिए अगर कोई दुकान लाभ नहीं कमा रही है, कहीं पर नुकसान हो रहा है लगातार, तो ऐसी स्थिति में उसको बंद करना या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना बहुत आसान होता है। यदि कोई दुकान लाभ नहीं कमा रही है तो प्रबंधक इसे बंद कर सकते हैं अथवा दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कर सकते हैं, दूसरे स्थान पर उसे ले जा सकते हैं। आगे देखते हैं इसकी हानियां। देखिए कुछ कमियां इस श्रृंखला भंडार पद्धति में है। क्या है, आइए। वस्तुओं का चयन सीमित। आपको इन बहुसंख्यक भंडारों में, श्रृंखला भंडारों में एक ही ब्रांड की वस्तुएं मिलेंगी, एक ही जो ब्रांड हैं उसकी वस्तुएं मिलेगी।
तो इससे चयन के अवसर क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। बहुसंख्यक दुकानें सीमित उत्पाद की किस्मों में व्यापार करती है, जिससे उपभोक्ताओं के सम्मुख चयन के अवसर सीमित हो जाते हैं, चयन के सीमित अवसर रह जाते हैं। प्रेरणा का अभाव। देखिए, जो कर्मचारी होते हैं उनको मुख्यालय से ही आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं, उनको अपनी ओर से कोई पहल करना या कोई नया काम करने की छूट नहीं होती, इसलिए उनमें प्रेरणा की कमी आ जाती है। कर्मचारियों को प्रधान कार्यालय से प्राप्त आदेशों का पालन करना होता है, इससे उनकी पहल क्षमता समाप्त हो जाती है, उनकी पहल करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, जिससे वो कार्य के प्रति रुचि लेना कम कर देते हैं। व्यक्तिगत सेवा का अभाव। पहल क्षमता व प्रेरणा के अभाव में कर्मचारियों में उदासीनता आ जाती है, जिससे व्यक्तिगत सेवा का अभाव हो जाता है, जिससे उनकी सेवा करने की जो प्रणाली है, पद्धति है, वो प्रभावित होती है। मांग में परिवर्तन कठिन। वस्तुओं की मांगों में तेजी से परिवर्तन आ जाता है तो संगठन को भारी हानि उठानी पड़ती है। देखिए, यदि मांग में परिवर्तन हो गया है तो वह इन श्रृंखला भंडारों के लिए बहुत बुरी स्थिति होती है। उनके उत्पाद जनता द्वारा, ग्राहक द्वारा नहीं खरीदे जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय भंडार में बड़ी मात्रा में बिना बिका माल बच जाता है। केंद्रीय भंडार जिसने बहुत मात्रा में उत्पादन किया है या बहुत मात्रा में क्रय करके रखा है, वहां पर बिना बिका हुआ माल पड़ा रह जाता है। अब है विभागीय भंडार एवं बहुसंख्यक दुकानों में अंतर। देखिए, हमने भी विभागीय भंडार भी पढ़े और बहुसंख्यक दुकानें, श्रृंखला भंडार भी हमने देखे। इनमें क्या अंतर है उन्हें देखते हैं। अलग अलग बिंदुओं के आधार पर हम इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। पहला, स्थिति। देखिए, जो विभागीय भंडार हैं वो केंद्रीय स्थानों पर स्थित होते हैं, केंद्रीय स्थान पर स्थित होते हैं जहां काफी बड़ी संख्या में ग्राहक आ सकते हैं, जबकि जो बहुसंख्यक दुकानें होती है वो अलग अलग स्थानों पर स्थित होती है जहां बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचते हैं। ग्राहक के आवासीय क्षेत्रों के पास या उनके कार्यस्थलों के पास ये पहुंच सुनिश्चित करते हैं। उत्पादों की श्रेणी। जो विभागीय भंडार होते हैं वहां एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ग्राहकों को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एक ही छत के नीचे हो जाती है, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में किसी वस्तु की विभिन्न किस्मों की ये पूर्ति करते हैं, केवल एक ब्रांड की वस्तु ही ये उपलब्ध कराते हैं। प्रदत्त सेवाएं। देखिए, विभागीय भंडार कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। वहां पर जलपान गृह भी होते हैं, वहां पर टेलीफोन बूथ भी मिल जाते हैं, वहां पर आपको अन्य सुविधाएं भी मिल जाती है, होम डिलीवरी की सुविधा भी मिल जाती है। जबकि जो बहुसंख्यक दुकानें होती हैं वहां पर सीमित सेवाएं ही प्रदान की जाती है। कीमतें या मूल्य। विभागीय भंडार जो होते हैं उनमें सभी भंडारों की मूल्य नीति समान नहीं होती है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग नीति का पालन किया जाता है। जहां पर कम मात्रा में सामान बिक रहा है वहां पर छूट इत्यादि प्रदान करने का कार्य किया जाता है, और जहां पर अधिक मात्रा में सामान बिक रहा है वहां पर इस प्रकार छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और बहुसंख्यक दुकानों में निर्धारित मूल्यों पर माल बेचते हैं और सभी दुकानों पर एक ही प्रकार का मूल्य होता है, मूल्य में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ग्राहकों का वर्ग। जो विभागीय भंडार हैं ये उच्च आय वर्ग को ध्यान में रखकर अपना व्यापार करते हैं। इनका उच्च आय वर्ग की तरफ क्या होता है, ध्यान होता है। ये उच्च आय वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जबकि जो बहुसंख्यक दुकानें हैं ये सभी आय वर्ग की आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। अगला है बच्चों उधार की सुविधा। देखिए, जो विभागीय भंडार होते हैं वो अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा भी देते हैं। जो नियमित ग्राहक होते हैं, जो नियमित रूप से वस्तुओं को खरीदने का कार्य करते हैं, अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें विभागीय भंडार उधार की सुविधा प्रदान